बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज पीर 20 अक्टूबर है और आज से उन डेवलपमेंट्स का आगाज़ होने जा रहा है जिसके बाद पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर तसादुम और टकराव यकीनी है। आज नौमुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की वो हिकमत अमली, जिस हिकमत अमली से वो इमरान खान साहब के साथ मीटिंग सिक्योर करना चाहते हैं और सियासी मंजरनामे पर वफाकी हुकूमत को दबाव में लाना चाहते हैं, उस हिकमत अमली का आगाज़ होने जा रहा है। मेरी कुछ बहुत ही अहम लोगों से खैबर पख्तूनख्वा में बात हुई है और उसकी बुनियाद पर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ ऐसी गैर रवायती चीज़ें इस हिकमत अमली में ज़रूर होने जा रही हैं जिसका दावा किया गया है, जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा रहा है कि अब जो हम करने जा रहे हैं उससे ऐसा दबाव पड़ेगा जो बर्दाश्त नहीं होगा। ये तो दावा है जो खैबर पख्तूनख्वा से आ रहा है, लेकिन वफाकी हुकूमत और वफाकी हुकूमत की पल्स हमें एक मुख्तलिफ कहानी सुना रही है। तो इस तमाम मंजरनामे को मिलाकर देखेंगे और सुहेल आफरीदी साहब इस हिकमत अमली को किस तरीके से आगे लेकर चलते हैं उसका अंदाज़ा मैं आपसे और ये भी ज़रूर शेयर करूँगा। उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक बहुत ही अहम शख्सियत ने सुहेल आफरीदी से रब्ता करने की कोशिश की और वो कोशिश नाकाम हो गई, क्योंकि बार बार अटैम्प्ट्स के बावजूद सुहेल आफरीदी ने उनका फ़ोन सुनने से इनकार कर दिया है। ये ज़ाहिर है कि ये ऐसी बात है कि जिसको मैं थोड़ा सा इशारों के नायों में बताऊंगा और ये सुहेल आफरीदी साहब के बहुत ही कुछ करीबी लोग हैं, उनका दावा है। वो उससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में मुल्की सियासी मंजरनामा किस किस्म की करवटें लेता हुआ नज़र आएगा। कुछ गुफ्तगू सुहेल आफरीदी ने की है, एक उन्होंने ट्वीट किया है, फिर उनकी बाबर सलीम सवाती साहब से मुलाकात हुई है। उस मुलाकात के बाद उसमें क्या कुछ तय हुआ, इस तमाम मंजरनामे को वन बाय वन देख लेते हैं। और इसमें जो दावे किए जा रहे हैं, ख़ास तौर पर मुनीब फ़ारूक साहब, उनका मैं एक क्लिप देख रहा था, बड़ा वायरल है इस वक्त, जिसमें उन्होंने बताया उस पल्स का, जो पल्स यहाँ पर है या जो हिकमत अमली फ़ैसला साज़ों की है इस मामले में। ज़ाहिर है कि वो मुनीब फ़ारूक बड़े करीबी तसव्वुर होते हैं फ़ैसला साज़ों से, तो उन्होंने उस पल्स का बताया है कि यहाँ पर वफाक में किस किस्म की सोच मौजूद है सुहेल आफरीदी वाले मामले को लेकर। पहले ज़रा देख लेते हैं कि सुहेल आफरीदी साहब ने जो ट्वीट्स किए हैं और जो उनकी मुलाकातें हुई हैं। कल वो गए स्पीकर हाउस पेशावर और उनकी बाबर सलीम सवाती साहब से मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद बाबर सलीम सवाती साहब ने एक नोटिफिकेशन जो है जारी किया है। इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा की जो असम्बली है उसका इजलास 27 अक्टूबर को बुलाया गया था दिन 2 बजे, लेकिन अब वो इजलास जो आज से 7-8 दिन के बाद होना था, वो इजलास आज होने जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का 2 बजे। और उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग है वो भी बुला ली गई है और उसमें कभी इम्कान ये है, जो जिन लोगों से मेरी बात हुई है, कि वो 2-3 चीज़ें हैं जिनके ऊपर गौर कर रहे हैं और उसमें सर फहरिस्त है कि एक करारदाद जो है वो पेश की जाएगी। अब उसकी असल में तो वर्डिंग मैटर करती है कि उसमें अल्फाज क्या इस्तेमाल किए जाते हैं, क्या उसमें लिखा जाता है, क्या उसमें सिर्फ सुहेल आफरीदी के इस हक़ के बारे में बात की जाती है कि उनको जो है वो आइन और कानून के मुताबिक, जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकात का हक़ मिलना चाहिए, इमरान खान से जाकर मुलाकात करें, या फिर उसमें पाकिस्तान की सियासत में जो बहुत सारी फैक्टर्स हैं, जो बहुत सारे प्लेयर्स हैं, उनके हवाले से कुछ जो है वो गुफ्तगू भी की जाती है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जब ये करारदाद पेश होगी सूबाई असम्बली में और उसके ऊपर बहस का आगाज़ होगा, अगर 90 लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और तकरीबन 52 लोग हैं, जो अटेंडेंस अगर हम देख लें कि पूरी हो जाती है कि जितने लोग जिन्होंने वोट डाला था सुहेल आफरीदी साहब को, और दूसरी तरफ जो अपोजिशन है वो तमाम लोग अगर 5-5 मिनट की भी तकरीरें करें और उन तमाम को फ्लोर दिया जाए, तो आप सोचेंगे किस किस्म की गुफ्तगू जो है वो हो रही होगी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में और
और फिर वो बराह रास्त नशर की जाती है या फिर उसकी वीडियोज़ बाहर आती हैं, सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होती हैं, तो एक माहौल जो है वो पेशावर में ज़रूर बनता हुआ नज़र आएगा। और साथ में सुहेल आफरीदी जो हैं वो इस तमाम मामले पर क्या तकरीर करते हैं, वहाँ से किस किस्म की स्ट्रैटेजी जो है वो सामने आती है। लेकिन ये महज एक आप इसको एक एलिमेंट समझें, एक जुज़ समझें, क्योंकि इस वक्त बहुत सारे अंदाजे लगाए जा रहे हैं। जिन लोगों से मेरी खैबर पख्तूनख्वा में बात हुई उनका कहना यह है कि हम तो कुछ ऐसा करने जा रहे हैं कि जिससे दबाव इतना बढ़ेगा कि वो बर्दाश्त नहीं होगा। अब ये ज़ाहिर है कि ये कितनी वेग टर्म है जिस पर मैंने कोशिश की कि मुझे कुछ हल्का फुल्का मालूम पड़ सके कि एग्जैक्टली क्या करने जा रहे हैं। तो उन्होंने बड़ा इसको जो है वो सीक्रेटिव रखा हुआ है। दे आर नॉट शेयरिंग एग्जैक्टली कि क्या है, ये एक मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी है, वो क्या करने जा रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि गुमान यही है कि कुछ ऐसा करने की कोशिश शायद की जाएगी जो आउट ऑफ द बॉक्स हो या जिसको इससे पहले अटैम्प्ट ना किया गया हो। अब उसमें जब आपके जहन में आता है कि जाहिर है कि इससे पहले इस्लामाबाद आने के बारे में तो कहा गया, इस्लामाबाद की तरफ मार्च भी किए गए, 4 अक्टूबर को हुआ, नवंबर के महीने में हुआ, तो क्या वही हिकमत अमली होगी, दोबारा इस्लामाबाद आने की अटैम्प्ट की जाएगी, एक लॉन्ग मार्च की तैयारी की जाएगी, या फिर एक तजवीज़ जो बार बार मुख्तलिफ मौके के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आई लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, वो तजवीज़ ये थी कि रास्तों को जो है वो जैम कर दिया जाए, वो चोक कर दिया जाए, अटक पुल और खैबर पख्तूनख्वा में आने वाले मुख्तलिफ रास्ते, तमाम जो उसका बैनुस्सूबाई राब्ता है उसको मुनक़ता कर दिया जाए। अच्छा, इसके ऊपर जब भी बात हुई है तो तहरीक इंसाफ के अपने फोरम से जब हमें इनसाइड मिलती है तो उसमें तहरीक इंसाफ के अंदर भी लोग इस पॉलिसी को, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये बड़ी इफेक्टिव हो सकती है, लेकिन फिर ऑन द फ्लिप साइड बहुत से लोग ये कहते हैं कि इसका नुकसान होगा। इसका नुकसान इस वजह से होगा कि आप इसको चंद दिन तक तो सस्टेन कर सकते हैं, लेकिन अगर ये सब अनाऊ में उलझ कर इस मामले में अगर आपके मुतालबात हैं वो नहीं माने जाते तो आपने कब तक बंद रखना है। खैबर पख्तूनख्वा में जो ज़रूरत की बहुत सी अशिया हैं वो आती हैं, वो चाहे वो पंजाब से हो, सिंध से हो, मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई, पोर्ट से होती हुई, अद्वियात से लेके खाने पीने की अशिया से लेके जो दीगर रोज़मर्रा ज़रूरत की अशिया हैं उनकी तरसील जो है वो सूबों से होती है। और अगर रास्ते बंद हो जाते हैं तो फिर इंटर प्रोविंशियल कनेक्टिविटी जो है वो भी बंद हो जाती है। जिन लोगों ने इलाज की गर्ज से आना जाना होता है, जिन लोगों ने आउटसाइड पाकिस्तान ट्रैवल करना है, उनके रास्ते रुकते हैं, तो फिर उससे इवेंचुअली जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम क्योंकि सफ़र करेंगे तो फिर जाहिर है कि उसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है हो सकता है कि उसको लोकली ये एक पॉपुलर मूव साबित ना हो। लेकिन दूसरी तरफ जाहिर है कि ये ख्याल भी मौजूद है कि नहीं, यही वो तरीका है कि जिससे हम अपनी बात मनवा सकते हैं। लेकिन उसमें असल सवाल ये है कि उसकी एंड गेम क्या होगी, कि अगर आप ये कहते हैं कि हम ये रास्ते चोक करने जा रहे हैं, हम जाम करने जा रहे हैं, तो फिर उस सूरत में क्या होगा, कि आपकी एंड गेम क्या होगी कि जब तक ये नहीं माना जाता कि इमरान खान तक रसाई जो है वो मिल जाए, मुलाकात हो जाए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की, तो सिर्फ उस सूरत में हम रास्ते खोलेंगे। तो अगर ये मुलाकात 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन नहीं होती तो फिर क्या करेंगे, क्या आप वहीं पर मौजूद रहेंगे या फिर आपने कुछ और करना है। तो ये जाहिर है कि कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। बट अगेन जो सुहेल आफरीदी साहब हैं वो एक अनकन्वेंशनल गैर रवायती सियासतदान है। उनका तजुर्बा जो है, क्योंकि वो एक नौजवान है, फर्स्ट टाइम वो मेंबर सूबाई असम्बली बने हैं, यूथ के साथ उनकी ज़ाहिर है कि कनेक्ट जो है वो ज़्यादा है, उनका राब्ता ज़्यादा है। वो जो इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन है ISF, उसके जो है वो एक्टिवली उसमें काम करते रहे हैं, यूथ विंग के ओहदेदार रहे हैं। तो उसकी वजह से जाहिर है कि ये भी हो सकता है कि जो नौजवान हैं उन्होंने कुछ और तजावीज़ उनके लिए तैयार रखी हों जो उन तक पहुँच गई हों और उस पर वो अमल दरामद करना चाहते हों। लेकिन जो कुछ भी हो, ये बात तय है कि जो कुछ होने जा रहा है, आज से जिस अमल का आगाज़ खैबर पख्तूनख्वा से होने जा रहा है, वो सियासी मंजरनामे पर एक तसादुम और टकराव की फ़ज़ा बनाएगा। और उसकी वजह यह है कि जब आप देखते हैं कि जो बाबर सलीम सवाती ने ट्वीट किया है और फिर उसके बाद जो सुहेल आफरीदी साहब ने खुद ट्वीट किया है इस हवाले से कि
आज वो क्या करने जा रहे हैं 20 तारीख को। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की ज़िंदगी और उनके मुस्तकबिल का फ़ैसला सूबे के लोग खुद करेंगे। किसी को भी बंद कमरों के फैसलों को अवाम पर मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अच्छा सॉरी, ये 25 अक्टूबर के लिए उन्होंने जो है वो पॉलिसी दी है कि 25 अक्टूबर को क्या होने जा रहा है। उन्होंने कहा किसी को भी बंद कमरों के फैसलों को अवाम पर मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस सिलसिले में क़याम अमन के लिए बरोज़ हफ्ता 25 अक्टूबर 2025 ज़िला खैबर तहसील बाड़ा में तमाम सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर कबायली अमायदीन, मिशरान और नौजवानों का बड़ा अमन जरगा मुनक्किद किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इमरान खान के नज़रिए और सूबे के अवाम के मफाद के साथ खड़ी होगी इंशाअल्लाह। ये उनका जो मैसेज है सुहेल आफरीदी साहब का, जाहिर है कि ये वो मैसेज है कि जिससे सियासी दर्जा हरारत उसमें आपको इजाफा होता हुआ नज़र आता है। अब दूसरी तरफ देख लें, मैं पहले आपको सुनवा देता हूँ कि मुनीब फारूक ने क्या कहा और फिर वो जिस इजलास का हवाला दे रहे हैं जहाँ पर सुहेल आफरीदी साहब ने शिरकत नहीं की, उस हवाले से मेरी भी कुछ लोगों से बात हुई है कि एग्जैक्टली उसमें क्या कुछ हुआ था। तो उससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जिस तरीके से सारे मामले को चलाया जा रहा है उसके नतीजे में बहरहाल नुकसान जो है वो मुल्क का होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी शायद और वफाकी हुकूमत को भी अपने अपने रवैये में कुछ ना कुछ लचक का मुजाहरा करना होगा। अदरवाइज़ इस सिचुएशन का फ़ायदा किसी को भी नहीं होगा। जो मुनीब फारूक ने कहा वो पहले आप ज़रा सुन लीजिए। जो हुकूमत उनको मैसेज दे रही है इसके बारे में मैंने आपको बताया वो ये है कि जी आपकी ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। जब इजलास में आपका आना जरूरी था, या तो आप नालायक हैं आप नहीं आए, या फिर अब आप ये सोच लें कि आपकी ब्लैकमेलिंग हम नहीं होने देंगे, चलने देंगे। ये मैसेज दिया जा रहा है बार बार सुहेल आफरीदी साहब को, जो मैं समझता हूं कि थोड़ी सा ओवरडू भी अब किया जा रहा है। हर पीएमएलएन का मिनिस्टर जो लोग मैटर करते हैं वो आगे कहते हैं भाई आपकी हम नहीं करेंगे, कोई ब्लैकमेलिंग आपकी नहीं चलेगी। और इस बात का अंदाजा सुहेल आफरीदी साहब को बखूबी हो चुका है कि अभी आपको पता है कुछ उधेड़ उमर भी यूट्यूबर्स है ना, उधेड़ उमर जो कॉमेडी प्रोग्राम हम करते हैं, वो उनके अंदर एक मैं बड़ा मजेदार काम है। अभी रिसेंटली को कह रहा था, मैं ऐसे में लोगों की बातें मैं सुन के वो ऐसे लोग ही बोंगियां कुछ दिन पहले मार रहे थे कि वो राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ जो है इनको फारिग किया जा रहा है और इनको कहा गया कि इनको फारिग करें। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। जारी बात है जब फिर प्रोपेगेंडा करना और इन्फॉर्मेशन कोई ना हो तो ऐसा ही होता है। अब एक बोंगी मारी गई, वो सुहेल आफरीदी साहब ने अपने करीबी लोगों को कहा है कि भाई मैं सिर्फ 30 दिन देखूंगा, अगर निजाम ने मेरी हमारे मुतालबात ना माने तो फिर हम अपना रास्ता लेंगे। तो भाई आप 30 नहीं, आप 31 दिन पूरे ले लें जिस महीने के होते हैं, उसके बाद आपने जो तीर चलाना है चला लें। वही यहाँ जितना फुट होल्ड है, जितना जिसे क्या कहते हैं ना, जितनी ताकत यहाँ पर इकट्ठी हुई भी है इस्लामाबाद के अंदर, रावलपिंडी के अंदर, तो बातचीत से ही आप मसला हल करें, फटे फुटे डाल के तो काम खराब होगा। ये जब मैं बात करता हूँ तो बहुत से लोगों को तकलीफ होती है, भाई ये हालात हाजिर है, ये मेरे आपके कहने से तब्दील नहीं हो। अच्छा, ज़ाहिर है कि इस वक्त वफाकी हुकूमत उसका गुमान ये है कि सऊदी अरब के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं, अमेरिका के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। CPEC का हमने फ़ेज़ 2 उसका आगाज़ कर दिया है। इंटरनेशनल सतह के ऊपर हमारी जो है वो बल्ले बल्ले हो रही है, लिहाजा हमें तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ वेस्टर्न पावर्स ख़ास तौर पर जो पहले पाकिस्तान से दूर थीं वो अब हमारी पुश्त पनाही पे मौजूद हैं। हमारी हुकूमत स्याह करे सफ़ेद करे, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये ज़ाहिर है कि एक जो ज़ोम है ताकत का वो जाहिर है कि यहाँ पर मौजूद है। और फिर जो पेज है, पेज के बारे में कहा यह जाता है कि सिर्फ 1 पेज नहीं है बल्कि किताब भी एक है, छापा खाना यानी कि जो प्रिंटिंग प्रेस है वो भी एक है, लाइब्रेरी भी एक है। तो इस वक्त तो मामलात बिल्कुल जो है वो शीरो शक्कर है, बड़े बेहतरीन तरीके से चल रहे हैं। लिहाजा किसी ना तो डबल गेम का सवाल मौजूद है और ना ही कोई साजिशों का इम्कान मौजूद है। लिहाजा वफाकी हुकूमत बड़े भरपूर तरीके से इस ब्लैक मेलिंग को जो है वो रोकेगी, जिसे ब्लैक मेलिंग कहा गया। अब ज़रा ठंडे दिल से इसको देख लें कि जो दावा कर रहे हैं मुनीब फारूक साहब के बर्दाश्त नहीं की जाएगी ब्लैकमेलिंग, और ये ब्लैकमेलिंग के बारे में ये फैसला कर लिया गया है। देखें, इट्स लाइक नाइविटी के साथ जब आप इस सारे मामले को देखेंगे तो फिर आप जाहिर है कि इसी कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि जो इजलास हुआ अफ़गानिस्तान के हवाले से, जो ज़राअत वाले मामलात के हवाले से, अमन व अमान के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा में, उसमें उस फोरम पर वज़ीर आला की कमी को इस शिद्दत से महसूस किया गया कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अपने जो इब्तदाई कलमात थे उसमें ये कहा कि मैंने उनको मुबारकबाद भी दी थी, मैंने उनको यहाँ पर दावत भी दी थी, लेकिन वो यहाँ पर नहीं आए। लेकिन उनके जो नुमाइंदे हैं, जो उनको नॉमिनेट किया गया है, मुज़म्मिल असलम साहब,
साबिक मशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा वो यहाँ पर मौजूद हैं। अब टेक्निकली आप ये देखिए कि मुज़म्मिल असलम साहब जो हैं वो कोई पोर्टफोलियो नहीं रखते, वो अंडर ओथ नहीं है, वो उनकी जो ओहदा था मशीर खैबर पख्तूनख्वा जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके, वो ख़जाना के मशीर थे, वो ख़त्म हो चुका। तो अब इतने सेंसिटिव फोरम पर जहाँ पर फील्ड मार्शल मौजूद हों, जहाँ पर DGI मौजूद हों, जहाँ पर तमाम सर्विसेज चीफ्स मौजूद हों, जहाँ पर तमाम सूबों के वज़राए आला मौजूद हों, जहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला मौजूद हों, जहाँ पर आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म मौजूद हों, जहाँ पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मौजूद हों, जहाँ पर अहम वफाकी वज़रा मौजूद हों और जहाँ पर डिस्कशन में तमाम की तमाम वो अहम और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दी जानी हो, तो वहाँ पर आप किसी भी शख्स को कैसे एंटरटेन कर सकते हैं। लिहाजा आप अंदाज़ा लगाइए कि ये फोरम और यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी इस कदर ज़रूरी थी कि बावजूद इसके कि मुज़म्मिल असलम साहब के पास कोई ओहदा नहीं है, वो वहाँ पर मौजूद भी थे। बल्कि मेरी इतला ये है कि जब इस अहम तरीन मामले पर और इन तमाम अहम तरीन मामलात पर जो एजेंडा पर मौजूद थे, जिसमें जो अफ़गान मुहाजिरीन हैं उनका मामला था, उनके कैंप्स का मामला था, अमन अमा की सूरत हाल का मामला था, ये तमाम मामलात थे, उसके ऊपर जब गुफ्तगू का मौका दिया गया तो सबसे पहले जो है वो खैबर पख्तूनख्वा जो पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, जब तमाम से बात कर ली गई, तमाम लोगों ने अपनी अपनी गुफ्तगू कर ली और उसके बाद मौका दिया गया मुज़म्मिल असलम साहब को, सबसे आखिर में मौका दिया गया और उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू की। बाकी लोगों के मुकाबले में जो उनका टॉक टाइम था वो भी ज़्यादा था और जब उन्होंने गुफ्तगू मुकम्मल की तो उसके बाद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जिस जवाबात दिए हैं तो एड्रेस करके पॉइंट बाय पॉइंट वो तमाम गुफ्तगू जो मुज़म्मिल असलम साहब ने रखी गई थी, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा के नुमाइंदे की तरफ से जो रखी गई थी, उसको एड्रेस किया गया और ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ कि इसमें कोई टकराव हो, इख्तलाफ राय हो, बल्कि उसको कोशिश ये की गई कि इसको अलाइन किया जाए पॉलिसी को, जो खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से इस मामले पर तजावीज़ आ रही हैं, जो वहाँ से महकमों को तजावीज़ मिली, मुज़म्मिल असलम को मिली महकमों की तरफ से, वो उन्होंने उस फोरम पर रखी और ऐसा नहीं है कि सियासी लड़ाई की वजह से उन तजावीज़ को रद्द कर दिया गया हो, मानने से इनकार कर दिया गया हो, बल्कि जिस तरीके से होता है कि आप जो है वो सिमिलर ग्राउंड के ऊपर आने की कोशिश करते हैं, कॉमन ग्राउंड जो है वो तलाश करने की कोशिश करते हैं, कुछ उधर से आई हुई तजावीज़ को आउटराइटली किसी सियासी बुनियाद पर रिजेक्ट नहीं कर देते। तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदगी जो है इस मरतबा उनकी अपनी चॉइस की वजह से जो है वो नहीं थी, लेकिन ये कहना कि इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ब्लैकमेलिंग नहीं, इसके सामने कोई नहीं झुकेगा। जाहिर है कि आप फोरम्स जो हैं वो मुनक्किद कर सकते हैं, हम पॉलिसी डिसीजंस ले सकते हैं, लेकिन ये बहुत अहम है कि वहाँ पर सूबे का जो चीफ मिनिस्टर है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस है, जो वहाँ पर रूलिंग पार्टी है, उसकी नुमाइंदगी ऐसे तमाम अहम इजलासों में हो। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसी है कि वो मशरूत कर देते हैं, ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि जैसे एक वक्त आपने ये डिसाइड किया कि इंडिया के साथ आपने जो कश्मीर वाला मामला है उसके ऊपर 8-10 सफारती इक़दामात का ऐलान किया और सफारती इक़दामात जो हैं वो मशरूत कर दिए कि जब तक कश्मीर का स्टेटस पहले वाला बहाल नहीं होता हम इनको अनडू नहीं करेंगे। तो अब यू हैव टू लिव विद देम। जिस वक्त तक ज़ाहिर है कि इंडिया अब हमारे उस प्रेशर के ऊपर, या तो प्रेशर इतना ज़्यादा हो कि वो मान जाए, वो नहीं मानेगा तो फिर ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जब आप इतना हार्ड हिटिंग स्टैंस ले लें। तो एक तरफ ज़ाहिर है कि ये मौक़िफ़ है कि हम ब्लैकमेल नहीं होंगे, तो दूसरी तरफ जब ये मशरूत कर दिया गया कि जितने भी अहम फोरम्स हैं वहाँ पर शिरकत उसके बाद होगी जब इमरान खान से मुलाकात होगी, तो जाहिर है कि अब दोनों तरफ से जो है वो एक मामला ऐसा बन गया है कि जिसमें जो भी झुकेगा, जो भी दूसरे को रास्ता देगा, तो उससे उसकी अपनी शिकस्त का तासुर उभरेगा। अगर तो सुहेल आफरीदी किसी भी फोरम पर शिरकत करते हैं इमरान खान से मुलाकात होने से पहले, या अब अपनी काबीना अनाउंस करते हैं इमरान खान से मुलाकात से पहले, अनलेस के जो चैनल जिनको ट्रस्ट किया जाता है तहरीक इंसाफ की तरफ से कि ये लोग अगर पैगाम देंगे इमरान खान का तो उसे जो है वो मुस्तनद समझा जाएगा, उस वक्त तक सुहेल आफरीदी अपने हाथ खुद बांध चुके हैं, वो नहीं कर पाएंगे ये सब कुछ, ना अपनी काबीना बना पाएंगे जब तक मुलाकात नहीं होती, ना वो जो
है इन फोरम्स के ऊपर शिरकत कर पाएंगे, तो जाहिर है कि ये एक मसला बन चुका है। और इसमें भी हैरानकुन बात यह है कि एक तरफ आप याद करेंगे जब सुहेल आफरीदी के इंतखाब का मामला था तो सूरत हाल यहाँ पर पहुँच गई थी कि तमाम वफाकी हुकूमत में शामिल जमातें खुला अपोज कर रही थी सुहेल आफरीदी के इंतखाब को कि ये नहीं होने दिया जाएगा। उन पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे और वो लोग जो मीडिया में बड़े करीब तसव्वुर होते हैं वफाकी हुकूमत के और इदारों के, वो भी उसी लाइन को टो करते हुए नजर आ रहे थे। तो इवेंचुअली क्या हुआ कि सुहेल आफरीदी का वज़ीर आला मुंतखब हो जाना तहरीक इंसाफ की और सुहेल आफरीदी की एक बहुत बड़ी जीत बनकर सामने आया। तो अब अगर ये कहा जा रहा है कि किसी सूरत इमरान खान से मुलाकात नहीं होने दी जाएगी, तो इसको टाइम बाउंड अगर आपने नहीं किया कि हम अगले 15 दिन मुलाकात नहीं होने देंगे, 30 दिन मुलाकात नहीं होने देंगे, तो जब भी मुलाकात होगी तो उसमें फिर फतह का तासुर किसका उभरेगा? सुहेल आफरीदी का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको नॉर्मली हो जाना चाहिए था। ना तो सुहेल आफरीदी के ऊपर इस किस्म का एतराज़, भाई अगर एक जमात है जिसके 90 सीट्स या 92 सीट्स हैं या 93 सीट्स हैं और वो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी रखती है, तो उसके सामने 17 सीटों वाली, 11 सीटों वाली, 4 सीटों वाली जमातों का जो है वो कैंडिडेट अपना फील्ड करना भी एक जाहिर है कि उस सूबे के अवाम ने जिसको मैंडेट दिया है उस मैंडेट की तौहीन है या नफ़ी है कि आप उनके सामने कैंडिडेट खड़े हैं। बल्कि आपको कहना चाहिए कि हम डट कर अपोजिशन करेंगे, आपके तमाम गलत इकदाम, हर वो पॉलिसी जो आप गलत बनाएंगे हम उसकी अपोजिशन करेंगे। हम मीडिया के सामने आपकी हुकूमत जो है उसकी कारकर्दगी का एक्सरे रिपोर्ट्स जो है वो सामने रखेंगे। लेकिन ये रास्ता नहीं अपनाया गया। लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ कि सुहेल आफरीदी की जीत जो है वो तहरीक इंसाफ ने फिर जिस तरीके से सेलिब्रेट की, उनकी आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म होंगी। और सुहेल आफरीदी साहब अब चाहे वो जाम करने की बात, आपको याद होगा कि उन्होंने अपने इंतखाब के फ़ौरन बाद जो तकरीर की थी उसमें उन्होंने ये कहा था कि हम पूरा पाकिस्तान जाम कर देंगे। तो जो जाम करने वाली या सड़कें रोक देने वाली या बंद करने वाली हिकमत अमली है, ये कहीं ना कहीं उनके जहन में मौजूद है। वो ये हिकमत अमली लेते हैं, इस्लामाबाद की तरफ एक और लॉन्ग मार्च का ऐलान होता है या कोई बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ हो जाती है। ये अब जो है वो वक्त बताएगा कि एग्जैक्टली क्या पॉलिसी लेकर आते हैं। और जो अदालती फोरम्स हैं उनको रुजू करना, असम्बलियों में करारदादें पेश करना, ये तो वो तमाम चीज़ें हैं जो वो करने जा रहे हैं। लेकिन सुहेल आफरीदी साहब के अनकन्वेंशनल होने का और सुहेल आफरीदी साहब के फिल वक्त मैं आपको ये बता दूं कि अपनी पार्टी के साथ कमिटेड होने का, बहुत सारे लोग ज़ाहिर है कि इक़्तिदार की मजबूरियों के तहत बहुत कुछ करते हैं। सुहेल आफरीदी साहब शायद अभी तक, उनको मैं उस दिन भी कह रहा था अपने व्लॉग में कि वो ज़माने की हवा नहीं लगी अभी तक कि जिसमें किसी शख्स को अपनी कुर्सी से बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है और वो अपने फ़ैसले उस कुर्सी को बचाने की तगोदौ के हिसाब से करता है। तो उन्होंने ज़ाहिर है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का तो टेलीफ़ोन ले लिया था, जो उनको मुबारकबाद का फ़ोन किया गया, लेकिन उनको मुबारकबाद के लिए बहुत सारे लोग टेलीफोन कॉल्स कर रहे हैं, मैसेजेस भेज रहे हैं, मुलाकातों के लिए आ रहे हैं। तो इसी तरीके से जाहिर है कि जिस वो बिरादरी से, जिस कबीले से, जिस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं आफरीदी, अब जाहिर है कि सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो अकेले कोई मशहूर आफरीदी नहीं है, वो तो उनका पॉलिटिकल करियर और उनका राइज तो अभी शुरू हुआ है। तो आफरीदी कबीले में तो बड़े बड़े जो हैं वो मशहूर लोग रहे हैं। मैं इशारों के नायों में ही आपको बता दूंगा। फॉर एग्जांपल मसलन यानी कि कुछ क्रिकेटर्स भी हैं आफरीदी, अदालती बड़े मनसूबों पर हैं, और भी बहुत सारे आफरीदी हैं जो बड़े मशहूर हैं। तो ये मैं आपको बता दूं कि सुहेल आफरीदी साहब जो हैं उनका इस वक्त आलम ये है, या उनका नज़रिया या उनकी सोच ये है कि उनको जो मुबारकबाद के लिए टेलीफोन्स आ रहे हैं, यानी अपने कबीले से जो मुबारकबाद के फ़ोन्स आ रहे हैं वो उसमें भी पिक एंड चूज़ कर रहे हैं, ये देखते हुए कि किसने हमारे पार्टी के हवाले से या हमारे लीडर के हवाले से। फॉर एग्जांपल मुझे एक उनके करीबी शख्सियत ने बताया कि 2 आफरीदी हैं जो एक दूसरे से बड़े रिलेटेड भी हैं, उनमें से एक आफरीदी का फ़ोन ले लिया है, अटेंड कर लिया है, और दूसरे आफरीदी ने बड़ी कोशिश की है लेकिन उनके साथ बात नहीं हुई है। तो वो बात जिससे नहीं हुई है वो इस वजह से कि उनकी को पॉलिटिकल जो सोच है या उनकी पोजीशन है वो ऐसी है कि जिसमें सुहेल आफरीदी साहब ये मुनासिब नहीं समझते कि उनके साथ जो है वो बात हो और फिर वो पब्लिसाइज भी हो। जिस तरह आपको याद होगा कि एक मरतबा जब मोहसिन नकवी साहब और अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हुई थी और उसमें कुछ खुशगपियाँ करते हुए कुछ उसकी तस्वीर, कुछ वीडियोज़ सामने आ गई थी, तो इमरान खान ने उसको बुरा मनाया था।
तो सेम इस वक्त सिचुएशन यहाँ पर पहुँच चुकी है कि अली अमीन गंडापुर ने तो मुलाकात कर ली थी, बात कर ली थी, लेकिन सुहेल आफरीदी इसके बावजूद कि वो उनके कबीले की एक कदावर और मोतबर समझे जाने वाली शख्सियत हैं, उनका टेलीफोन उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया। तो ये जाहिर है कि टेम्परेचर्स हैं जो हमें बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में, ख़ास तौर पर आने वाले चंद हफ्तों में, मुल्क का जो सियासी मंजरनामा है, सुहेल आफरीदी और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत तो अभी ज़ाहिर है कि काबीना कायम नहीं हुई, हुकूमत जो है और जो वहाँ पर जो हुकूमती पार्टी है, जो हुक्मरान जमात है, वो जो तकारीर करेंगे, जो कुछ पेशावर में होता हुआ नज़र आएगा और फिर वो जिस हिकमत अमली को लेकर आगे चलते हैं, दैट इज़ गोइंग टू क्रिएट सम रिपल्स ऑन द पॉलिटिकल सिनेरियो इन पाकिस्तान। तो ये हैं जनाब डिटेल्स, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।